हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग की एमआरएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चल रहे थे, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट पर टॉपिक वाइज मैं आप लोग के लिए क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ। जो 2023 में आपका पेपर हुआ था, तो उसमें चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड हो, आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, या फिर आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, जनरल अवेयरनेस हो, सारी ही चीज़ों की आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसपे अलग अलग वीडियोज आ रही हैं। चाहे वो टीजीटी पीजीटी का हाँ का पेपर आपका हुआ हो, टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, या फिर जो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए एग्जाम, जो भी आपके एग्जाम 2023 में एमआरएस के हुए थे, वो सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आप लोग के लेकर आ रही हूँ, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। पहले जो हमने रीजनिंग एबिलिटी का पेपर सॉल्व किया था, वो पीजीटी का पेपर था। अब जो है आप देख रहे हैं कि आपका टीजीटी का पेपर है। जो टीजीटी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं रीजनिंग में, वो क्वेश्चन आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन और अगर आपने ये सारी वीडियोस नहीं देखी हैं, तो प्लेलिस्ट चैनल पे अवेलेबल है, ज़रूर से देख लीजिएगा। बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली हैं। और प्लीज़ आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए। जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स में आप लोग ऐड हो, वहाँ पे इन वीडियोस को शेयर कर दिया करिए। और अगर देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता है, आपको कोई पेमेंट तो नहीं करनी है। और जो भी आपको चीज़ें मिल रही हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे आपके केवीएस और एनवीएस का जो आने वाला है, बहुत जल्द ही देखने को मिलेगी आपको इन दोनों की ही वैकेंसी। कैसे तो काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि दिसंबर से पहले-पहले आपकी वैकेंसी आ जाएगी। तो उसकी तैयारी भी मैं आप लोग को ज़रूर से कराऊँगी, उसके भी प्रीवियस ईयर सारे ही मैं आप लोग के लिए लेकर के आऊँगी। तो आइए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि रीज़निंग एबिलिटी में टीजीटी में आपका क्या पूछा गया था। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, वो ब्लड रिलेशन से है, जो रक्त संबंध वाले क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर क्या है कि ए प्लस बी मीन्स क्या होता है, ए इज़ द फादर ऑफ बी। ए माइनस मीन्स से क्या मतलब है, ए इज़ द मदर ऑफ बी। ए इंटू बी का है सिस्टर ऑफ बी, या फिर ए डिवाइडेड बाय बी का है ए इज़ द मदर ऑफ बी। तो इसको मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि कैसे सॉल्व किया करिए। यहाँ पर ईज़ी होता है, लिख लीजिए कि प्लस का क्या मीनिंग होता है। प्लस का मीनिंग हो जाता है फादर होगा, माइनस का मीनिंग क्या होगा, मदर होगा। तो ये आपके लिए ईज़ी हो जाएगा याद करना। मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या रहेगा, सिस्टर। और जो डिवाइड का मीनिंग होता है, वो हो जाएगा ब्रदर। अब ये जो आपका क्वेश्चन में दे रखा है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हिंदी में आप देखेंगे कंप्लीट नहीं दे रखा है। हो सकता है कभी-कभी ऐसा कि किसी पेपर में पूरा ना दे रखा हो, तो बेटर ऑप्शन रहता है कि इंग्लिश वाले को देख लिया करिए, क्योंकि फाइनल जो माना जाता है करेक्ट, वो इंग्लिश वाला जो दे रखा होता है उसे ही माना जाता है। इसलिए पेपर में कभी भी एक गलती मत करिएगा कि सिर्फ हिंदी में देख लीजिए, इंग्लिश में एक बार ना देखिए। अगर आपका वैसे वाला पेपर हो रहा है ऑनलाइन, तो वहाँ पर भी अगर आपने हिंदी चूज़ किया है, तो चेंज करके आप इंग्लिश में देख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश चूज़ कर लेते हैं, तो वहाँ पर चेंज का ऑप्शन नहीं मिलता आपको। अगर आप मीडियम अपना क्वेश्चन पेपर का हिंदी चूज़ करते हैं, तो आपको ऑप्शन मिलता है चेंज करके देखने का। और अगर इस तरह से पेपर आ रहा है आपका, तो वहाँ पर तो ईज़ी रहता है, ये दोनों साइड में दे रखा होगा। और ऐसे ही आपका एग्ज़ाम होना भी है। आपका जो पेपर होगा, वो ओएमआर बेस्ड होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं है आपका, ओएमआर बेस्ड होगा। तो यहाँ पर बहुत आसान है, आपको पेपर में मिल जाएगा, तो दोनों देख लीजिएगा हिंदी, इंग्लिश में। अब यहाँ पर देखते हैं, जो आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि s माइनस जी दे रखा है, यानी कि क्या वो कहने का मतलब है, जो s है वो g की मदर है। तो इसको इस तरह से आप बना सकते हैं, s क्या है, g की मदर है। तो यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं। और मदर है तो मैंने आप लोग को बताया था, प्लस का साइन लगा देंगे। क्या है यहाँ पर, मदर है, तो आप माँ लिख सकते हैं। इंग्लिश में नहीं लिख रहे, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी लेटर्स में। जी जो है वो टी का क्या है, ब्रदर है। जी जो है वो टी का भाई है। तो यहाँ पर अगर जी टी का भाई है, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या है, जी मेल हो जाएगा। और ये भाई है, तो ये भी इनकी क्या हो जाएंगे, ये भी इनकी मदर ही हो जाएंगी, क्योंकि दोनों ही क्या है, इनके ही एक डॉटर है। एक डॉटर भी हो सकता है, सन भी हो सकता है, अभी आगे देखते हैं क्या है। टी जो है वो एम की माइनस का साइन है, यानी टी एम की मदर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम को यहाँ पर लिख लीजिए, मदर है तो प्लस का साइन, तो क्या है, भाई बहन ही हो गए भाई। एस जो है वो दोनों, इन दोनों की मदर है। अब टी जो है वो एम की क्या हो जाएगी, माँ है, तो यहाँ पर आप माता लिख सकते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि एम इंटू पी, तो एम पे की क्या है, एम पे की सिस्टर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी को लिख लीजिए, ये प्लस का हो जाएगा सिस्टर। अब पी क्या है, ये भी हमको आगे पता चलेगा, इनका जेंडर। और बहन है, तो यहाँ पर आप बहन लिख सकते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, पी प्लस आर। तो पी आर की कौन है, प्लस में क्या है, फादर है, तो पी आर के फादर है। तो ये क्या है, मेल हो जाएगा, तो माइनस का साइन लगा दीजिए।
क्या है, पिता है, तो यहाँ पर पिता लिख लीजिए। अब क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में देन हाउ इज एस रिलेटेड टू पी, एस पी से किस तरह रिलेटेड है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एस है वो जी और टी दोनों की माँ है, मदर है, और टी जो है वो एम की मदर है। एम और पी क्या है, आपस में भाई बहन है, तो यहाँ पर टी जो है वो पी की भी क्या हो जाएगी, मदर हो जाएगी, मदर होंगी, और ये एस जो है वो इनकी मदर है। तो ऑप्शंस में जो आपके दे रखा है तो डायरेक्ट यहाँ पर आपका ग्रैंड मदर का ऑप्शन दे ही नहीं रखा, तो सीधे सीधे आपको मदर्स मदर हो जाएगा। ये जो है टी जो है इनकी मदर है, और ये एस जो है वो टी की मदर है। तो यहाँ पर मदर्स मदर आंसर हो जाएगा, माँ की माँ। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। अब थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए किया है, डायरेक्ट ग्रैंड मदर भी दे सकते थे तो इजी हो जाता आपके लिए, लेकिन इस तरह से थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो इस तरह से आपको पूरा ट्री बनाना होगा। एक तरह से एक पूरा जो फिगर बनाया जाता है, चार्ट ऐसा बनता है, उससे हम निकाल फाइंड आउट करते हैं कि क्या रिलेशन होगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। तो बहुत ईजी तरीके से, जितना भी ईजी करके मैं आप लोग को समझा सकती हूँ वैसे मैं समझा रही हूँ। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वहाँ पर आपका स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है। तो ये क्या होता है, इसमें आपको बनाना होता है। आइए देखिए कि क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑल कैप्स आर सॉक्स, ऑल फ्रॉक्स आर मास्क, और ऑल मास्क आर सॉक्स। सभी टोपियां क्या हैं, मोजे हैं। तो इसको बनाते चलते हैं, इजी रहेगा। सभी टोपियां क्या है, मोजे हैं। तो सबसे पहले एक बड़ा सा फिगर बना लीजिए, यहाँ पर राउंड शेप बना लेते हैं। अब सभी टोपियां क्या हैं, मोजे हैं। तो यहाँ पर आप एक साइड में हम क्या बना लेंगे, टोपी का फिगर बना लेंगे, और ये क्या हो जाएगा, सभी टोपियां मोजे हैं। यहाँ पर ये क्या है, इसका बड़ा फिगर हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, सभी फ्रॉक मुखोटे हैं, और सभी मुखोटे जो है मोजे, सभी मुखोटे भी मोजे हैं। तो यहाँ पर ये बड़ा वाला फिगर कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा, ये किसका है, ये मुखोटे का है। उसके बाद क्या कह रहा है, सभी फ्रॉक जो है मुखोटे, तो ये फ्रॉक जो है इसी मुखोटे के अंदर आ जाएगी। इस तरह से इसका ये फिगर बनेगा। अब कंक्लूजन पे आते हैं। पहला क्या कह रहा है, कुछ फ्रॉक टोपी हैं। तो फ्रॉक का और टोपी का आपस में आप देख रहे होंगे कोई रिलेशन नहीं दे रखा है, ये अलग है और ये अलग है, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कुछ मुखौटे जो है वो टोपी हैं। कुछ मुखौटे, अब मुखौटे और टोपी का भी आपस में कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पर आपको मानना नहीं है, अज्यूम कुछ नहीं करना, जैसा आपका फिगर बन रहा है। इंपॉर्टेंट इसमें ये फिगर होता है, अगर आपने ये करेक्ट बनाया तो आपका जो भी कंक्लूजन निकलेगा वो भी सही निकलेगा। तो यहाँ पर कोई डायरेक्टली नहीं दे रखा, तो हम अपने मन से नहीं मानेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों ही कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष गलत आ रहे हैं। तो ऑप्शंस जो आपके दे रखे हैं, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, 2 फॉलोज, बोथ फॉलोज, या फिर नाइदर। तो करेक्ट आंसर हमारा नाइदर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करते हैं ये जो कंक्लूजन दे रखे हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन डी वाला, फोर्थ वाला हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से बनाना सीख लीजिए। वैसे बहुत ही ईजी होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है ये बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the first half of the following sequence is made second half, which letter number symbol will come at 7th place towards the left of the 5th place from the right end? क्या कह रहा है कि यदि निम्नलिखित अनुक्रम के पहले आधे भाग को दूसरा आधा भाग बना दिया जाए तो दाएं छोर से 5वें स्थान के बाईं और 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर संख्या चिन्ह आएगा। तो मैंने आप लोगों को सबसे पहली चीज बताई थी, अगर एक ही साइड में बोला, दाएं दाएं बोलेगा, लेफ्ट लेफ्ट बोलेगा, राइट राइट बोलेगा, तो माइनस कर दीजिएगा। अपोजिट में बोलेगा, जैसे कि यहाँ पर दायां और बायां बोल रहा है, तो हमको क्या करना है, ऐड करना है। इतना आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पर जो कह रहा है कि हाफ जो है वो अलग हो जाएगा, तो हाफ को पहले क्या करिए, पहले काउंट करिए टोटल हैं कितने। यहाँ पर आप काउंट करेंगे तो ये पूरे आपके 18 आएंगे। ये जो सिंबल हैं या फिर आपके नंबर्स हैं और जो आपके अल्फाबेट्स हैं दे रखे हैं, टोटल ओवरऑल ये इनकी संख्या कितनी है, 18 दे रखी है। तो इनका आधा कितना होगा, 9 होगा। तो 9 को गिन लीजिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 तक रहेगा। यहाँ पर हाफ का साइन ऑलरेडी बना हुआ है, उसको आपको क्या करना है, पीछे लेकर के जाना है। तो यहाँ पर आप सीधा यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से इतना ले लीजिए और यहाँ से इतना ले लीजिए। ये आप इस तरह से आपका बनेगा। ओवरऑल अगर देखेंगे आप तो कुछ इस तरह से बनेगा, आपको लिखने की नीड नहीं होगी, इस तरह से लिख करके आएगा। अब आपसे जो क्वेश्चन में कह रहा था उसको फॉलो करिए। दाएं छोर से हमें 5वां स्थान देखना है, तो हाँ, राइट साइड से चलना है आपको। इधर का आपका राइट हो जाएगा, इधर का लेफ्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके जो भी निकल करके आ रहा है उसके लेफ्ट साइड से 7वां। तो यहाँ पर ऐड कर देना है, क्योंकि अपोजिट में दे रखा था। तो अब 7वां काउंट कर लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ
5th 6th 7th ये @ जो दे रखा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड वाला। तो अगर इस तरह से भी आपके एग्जाम में आ रहा है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से भी आप बना करके देख सकते हैं। तो कभी-कभी कुछ चीज़ें बहुत ईज़ी हो जाती हैं जब आपका पेपर इस तरह का आता है जिसमें कि ओएमआर बेस्ड होता है तो क्वेश्चन पेपर आपके पास होता है तो वहाँ पर ईज़ी भी हो जाता है। ऑनलाइन के अपने बेनिफिट्स होते हैं और ऑफलाइन के अपने बेनिफिट्स होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड वाला होगा। बहुत ईज़ी सा था, आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हो था, समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि इस प्रश्न में एक प्रश्न के 2 कथन दे रखे हैं। आपको ये तय करना है कि कथनों में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। कथनों को पढ़ें और उचित उत्तर तय करें। अब यहाँ पर आपके 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक आपका एक स्टेटमेंट दे रखा है, उसके साथ में 2 उसके सहयोगी स्टेटमेंट हैं। तो आपको ये बताना है कि इन दोनों को मिलाकर ही आंसर निकलेगा या सिर्फ़ एक अकेला ही पर्याप्त है। So how many students of class 11 have got exactly 80% marks in physics in annual examination if total number of students in the class is 80? यदि 11वीं कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 80 है, कक्षा के कितने छात्रों ने वार्षिक परीक्षा में भौतिकी में ठीक 80% यानी कि एग्जैक्टली 80 होने चाहिए, 80% मार्क्स उन्होंने लिए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो दे रखा है 45 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 हैव गॉट मोर देन 80% मार्क्स इन फिजिक्स इन एनुअल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर जो 45 स्टूडेंट थे उन्होंने 80% से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, उन्होंने 80% से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं। और फिर क्या कह रहा है 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 हैव गॉट लेस देन 80% और जो 30 स्टूडेंट थे उनका क्या रहा है कि उनको 80% से कम मार्क्स मिले हैं। यहाँ पर नीचे एरो बना देते हैं, कम मिले हैं। तो एग्ज़ैक्टली आपसे पूछा है कि कितने मिले हैं, तो यहाँ पर जब हम इन दोनों को मिलाकर इससे लेस करेंगे तो हम देखेंगे जो 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको एग्ज़ैक्टली 80% मार्क्स मिले हैं। तो यहाँ पर दोनों को मिलाए बिना आपका उत्तर नहीं निकल रहा, तो यहाँ पर हमें दोनों ही स्टेटमेंट चाहिए हैं अपना आंसर निकालने के लिए। तो आपके ऑप्शंस जो दे रखे हैं, नीचे देख लेते हैं यहाँ पर। ऑप्शंस में स्टेटमेंट 1 अलोन तो अकेला स्टेटमेंट 1 काफ़ी नहीं होगा। ना ही दूसरा अकेले देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अकेला कथन 2 पर्याप्त है जबकि अकेला 1 कथन ये भी गलत है। या तो कथन अकेले 1 ये भी गलत है। फोर्थ वाला सही है कि दोनों आपको चाहिए। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। आपको दोनों ही चाहिए तभी आप क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएँगे। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 वाला हो जाएगा। और रही बात इसकी प्रैक्टिस सेट की तो आप लोग अगर कहिए तो इसके प्रैक्टिस सेट्स में आप लोग लेकर के आऊँ तो जिससे कि आपको थोड़ी-सी प्रैक्टिस अच्छी सी हो जाए रीज़निंग की। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, जितने भी ज़्यादा बच्चों का कमेंट आएगा तो फिर मैं आप लोग के लिए इसके प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि Bhairav started from his home and traveled 50 meters towards east, then turned to his right and traveled 150 meters from there. He turned to his left and traveled 100 meters to reach a temple. यहाँ पर इसका दिशा वाला क्वेश्चन है, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। बाद में आपसे ये पूछेगा कि वो अब अपने जो घर है उससे कितनी दूरी पे और किस दिशा में, ये क्वेश्चन है। तो उसको सॉल्व करते जाते हैं, ईज़ी रहेगा हमारे लिए। तो सबसे पहले तो जो बेसिक चीज़ है उसको याद रख लीजिए। यहाँ पर इस तरह से बना लिया करिए। ये आपका ईस्ट हो जाता है, ये वेस्ट हो जाएगा, ये क्या होगा नॉर्थ हो जाएगा और ये आपका साउथ हो जाएगा। इसको याद रखना ज़रूरी है, अगर आपको ये याद है तो बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं, भैरव ने अपने घर से शुरुआत की और 50 मीटर पूर्व की ओर, तो यहाँ पर मान लीजिए कि उसका घर था भैरव का, यहाँ से 50 मीटर पूर्व की ओर वो जा रहा है, तो यहाँ पर फिगर अगर आप बनाएँगे तो 50 मीटर इस तरह से पूर्व की ओर वो चला। उसके बाद कह रहा है कि 50 मीटर पूर्व की यात्रा की और फिर अपने दाहिनी ओर मुड़कर वो 150 मीटर किया। अब यहाँ पर वो आया है, उसके बाद अपने दाहिनी ओर जो मुड़ेगा तो नीचे की तरफ आएगा वो। कितना जाएगा 150। यहाँ पर भी वो कितने मीटर जाएगा 150 जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में जो कह रहा है, वहाँ से वह बाईं ओर मुड़ा और एक मंदिर तक पहुँचने के लिए 100 मीटर की उसने यात्रा करी। अब यहाँ से वो बाईं ओर जब मुड़ेगा, तो यहाँ पर उसका साउथ की तरफ है, बाएँ की तरफ मुड़ेगा तो इस तरफ मुड़ेगा और कितना जा रहा है 100 मीटर्स जा रहा है। यहाँ पर वो 100 मीटर जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि मंदिर से वह 250 मीटर उत्तर की ओर। अब ये उत्तर किधर है? ऊपर की तरफ होगा, नॉर्थ आप देख रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ होगा। कितना चला है? 250 मीटर चला है। तो कुछ यहाँ से वो एग्ज़ैक्टली पूरा यहाँ तक आएगा, 250 मीटर। नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, मैंने ऊपर से नीचे बनाया लेकिन एक गया जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ गया है, तो 250 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है, फिर बाईं ओर मुड़कर वो 100 मीटर चला, फिर यहाँ से वो बाईं ओर अपने मुड़ा है,
कितना चला है वो वेस्ट की तरफ जाएगा। अब कितना चलेगा 100 मीटर, तो यहाँ पर 100 मीटर उसको आपको चलाना है। उसके बाद कह रहा है अंत में वो अपनी बाईं ओर मुड़ा और बिंदु P पर पहुँचने के लिए 100 मीटर चला। अब यहाँ से यहाँ पर आने के बाद वो क्या हुआ, अपने लेफ्ट साइड में जो टर्न हुआ और कहाँ पर आया, बिंदु P पर आया। यहाँ पर 100 मीटर ही चला है और ये हो जाएगा, ये वाला पॉइंट जो है ये बिंदु P है। अब यहाँ पर वो पहुँच गया है, कह रहा है बिंदु P से उसके घर की दिशा और न्यूनतम दूरी क्या है। अब आपको बताना है कि यहाँ से उसके घर का डायरेक्शन का, तो यहाँ पर वो उसका घर था, जहाँ से उसने चलना शुरू किया था। घर बना देते हैं छोटा-सा। ये उसका घर है और यहाँ से जो है उसने चलना शुरू किया था, तो अब आप देखेंगे दोनों के बीच की कितनी दूरी थी, 50। यहाँ पर ऑलरेडी निकल कर के आ गया आपका आंसर, 50 मीटर थी। अब दिशा अगर डायरेक्शन पूछ रहा है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा वेस्ट 50 मीटर, पश्चिम में 50 मीटर, यानी कि उसको अगर आपको उसके घर तक पहुँचाना है, तो आपको 50 मीटर उसको और चलवाना होगा। किस दिशा में, किस डायरेक्शन में, वेस्ट में चलवाना होगा। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 4 वाला हो जाएगा। तो ये फिगर जो होगा वो आपको बनाना आना चाहिए, तभी आप डायरेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँगे। और उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि आपको दिशाओं के सही से ज्ञान हो और लेफ्ट और राइट का पता हो। अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाती है लेफ्ट और राइट का पता करने में, तो सिंपल सा एक आपको ट्रिक बता रहे हैं, जहाँ पर भी डायरेक्शन कहेगा वहाँ पर खुद को, टाइम को आप खड़ा करके देख लीजिए। अपना एक माइंड में सोच लीजिए कि आप वहाँ पर खड़े हैं और आपका लेफ्ट और राइट कौन-सा है, तो आपको ईज़ी समझ में आ जाएगा कि लेफ्ट और राइट किस तरफ आपको मुड़ना है। जो मेरी भी ट्रिक है, मैं भी इसी तरह से करती हूँ। जो जैसे-जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते जाएँगे, फिर आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा लेफ्ट और राइट, वहाँ पर आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको प्रॉब्लम होती है समझने में, तो वो इस तरह से समझ सकते हैं। एक आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दे रखा है कि तान्या वेयर्स टी-शर्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, पर्पल, ऑरेंज एंड मैजेंटा ऑन 7 डिफरेंट डेज। तो तान्या बीइंग अ गर्ल, वो टी-शर्ट जो पहनती है वो 7 डेज में 7 कलर्स की अलग-अलग रंग की टी-शर्ट पहनती है। और उसका जो वीक की स्टार्टिंग होती है, वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, यानी कि मंडे से जो होता है उसका जो वीक होता है वो स्टार्ट होता है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है अपना पेपर सॉल्व करना है, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करना तो सबसे पहले हमारा मंडे से ही लिख लेते हैं। तो आस्ते सॉल्व करते जाइए ना। हाँ, पेपर इतना लेंथी होता है कि बाद में अलग-अलग करने में आपका टाइम बहुत जाता है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती जाए उसको आप पुट करते जाएँ। तो मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे हो जाएगा, फिर थर्सडे आ जाता है, उसके बाद फ्राइडे है, फिर सैटरडे हो जाएगा, फिर संडे। तो ये आपके 7 डेज़ हो गए। अब क्या कह रही है कि शी वेयर्स ग्रीन टी-शर्ट ऑन थर्सडे। अब डायरेक्टली बता दिया कि थर्सडे में वो ग्रीन टी-शर्ट पहनती। तो यहाँ पर आप ग्रीन लिख सकते हैं। ग्रीन टी-शर्ट जो है थर्सडे के दिन पहनती है। अब क्या कह रहा है कि शी डज़न्ट वियर येलो और पर्पल कलर टी-शर्ट ऑन फ्राइडे। वो फ्राइडे को क्या नहीं पहनेगी, इसको अंडरलाइन कर दीजिए तो आपके लिए ईज़ी रहेगा। येलो और पर्पल कलर जो है वो फ्राइडे में नहीं पहनती। शी वेयर्स रेड कलर टी-शर्ट आफ्टर द ग्रीन कलर। वो जिस दिन ग्रीन कलर पहनती है उसके बाद रेड कलर की पहनती है, यानी कि फ्राइडे में वो रेड कलर की पहनेगी। उसके बाद कह रहा है टी-शर्ट आफ्टर द ग्रीन कलर टी-शर्ट, शी wears only purple color टी-शर्ट on the day between the days on which she wears blue and magenta। यानी कि जब वो ब्लू एंड मैजेंडा कलर पहनती है उसके बीच में जो पहनती है वो कौन सा कलर पहनती है, उस दिन वो पहनती है पर्पल कलर। तो ब्लू, पर्पल और मैजेंडा ये आपके साथ में आएंगे। तो इसके लिए आप देख रहे होंगे कि संडे, सैटरडे और संडे यहाँ पर 2 ही दिन बचे हैं, तो इस साइड में नहीं आना है, किधर आना है आपका, यहाँ पर आएगा। तो ब्लू कलर हो जाएगा मंडे को, उसके बाद ट्यूसडे को कौन-सा कलर आएगा, क्योंकि कह रही है कि वो पर्पल कलर जो है इनके बीच में पहनती है, तो यहाँ पर मैजेंटा आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर पर्पल कलर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आगे है कि शी वेयर्स ऑरेंज कलर टी-शर्ट आफ्टर येलो कलर टी-शर्ट। वो शी वेयर्स यानी कि वो ऑरेंज कलर की टी-शर्ट पहनती है किसके बाद? येलो कलर की टी-शर्ट के बाद। तो यहाँ पर येलो कलर आपका सैटरडे में आ गया और इसके बाद कौन-सी पहनेगी? ऑरेंज कलर। तो ये सारे आपने यहाँ पर इस तरह से अरेंज कर लिए। तो क्वेश्चन के पढ़ने के साथ-साथ ही अरेंज करते जाइएगा, तो टाइम आपका थोड़ा-सा बच जाएगा, क्योंकि टाइम कम है, नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इसको ध्यान में रख कर के आपको पेपर को अपने सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमने सारे अरेंज कर लिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह किस दिन नारंगी रंग की टी-शर्ट पहनती है? नारंगी यानी कि ऑरेंज कलर किस दिन पहन रही है? संडे में पहन रही है। एक आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड वाला हो जाएगा। बहुत ही ईज़ी सा है और टफ या डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से समझ में आनी चाहिए। वो कैसे आएगी? वो तब आएगी जब ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर इसके प्रैक्टिस सेट आपको चाहिए हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट करिए, तो मैं आप लोग के लिए इसके प्रैक्टिस सेट रीज़निंग के लेकर के आऊँ। चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो आप, या फिर नॉन टीचिंग के की भी अगर आप किसी पोस्ट के लिए अकाउंटेंट है, लाइब्रेरियन है, किसी के लिए आपने अप्लाई किया है, तो भी यहाँ पर रीज़निंग का लेवल लगभग सेम ही है सभी का।
तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट में लेकर के आऊँगी, बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके अभिकथन दे रखा है और साथ में उसका रीज़न दे रखा है। आपको देखना है कि क्या दोनों सही हैं, अगर सही हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर रहेगा। टू स्टेटमेंट्स आर लेबल्ड बिलो एज़ असर्शन एंड रीज़न। नीचे 2 कथन दिए हैं जिन्हें अभिकथन ए, तर्क आर चिह्नित किया गया है। क्या है? भारत सरकार ने दिल्ली की सड़कों पर 10 साल से अधिक पुराने डीज़ल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बैन्ड मोर दैन 10 इयर्स ओल्ड डीज़ल व्हीकल्स ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली। रीज़न क्या है कि डीज़ल प्राइस हैव इंक्रीज्ड इन द पास्ट फ्यू इयर्स। पिछले कुछ सालों में डीज़ल की कीमतें बढ़ गई। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने दिल्ली में 10 साल से ज़्यादा अगर जो पुराने वाहन हैं डीज़ल वाहन हैं उनको चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया, बैन कर दिया क्योंकि डीज़ल की कीमतें जो हैं कुछ सालों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी हैं। तो यहाँ पे ये बात तो सही कही है, जो कथन दे रखा है सही है कि प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन पिछले कुछ सालों में डीज़ल ये रीज़न नहीं है, डीज़ल की कीमतों का बढ़ना रीज़न नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करना क्योंकि वो काफ़ी पुरानी हो जाती है तो पॉल्यूशन बहुत करती है। ये रीज़न है उनको बंद करने का, ना कि ये तर्क जो दे रखा है। तो ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में आप देखेंगे बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, पहला वाला तो गलत हो जाएगा। दूसरा है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यही वाला करेक्ट हो जाएगा। कि ए एंड आर ट्रू हैं, यानी कि कीमतें तो बढ़ी हैं पिछले सालों में लेकिन इस वजह से इस रीज़न से जो डीज़ल वाले वाहन हैं उनको बंद नहीं किया गया है। तो दोनों करेक्ट तो हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। तो बहुत ही देख करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, गलत होने के भी चांसेस बहुत होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपके 3 स्टेटमेंट ये दे रखे हैं, ये 3 स्टेटमेंट इनके बेसिस पे आपको कंक्लूजन देखना है, जो पीजीटी में भी इस तरह का एक क्वेश्चन था, जो हम लोगों ने सॉल्व किया था, ये देखते हैं। 3 statements have been given which are followed by 2 conclusion first and second. Assuming that the given statement are true, find out which of the conclusion is are definitely true. आपको ये देखना है कि जो 100% निश्चित रूप से पूरी तरह जो निष्कर्ष सत्य है वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है P जो है P इज ग्रेटर देन T है, Y इज ग्रेटर देन W है, P इज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू Y हो जाएगा। तो इसको पहले आपको सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे अगर आप देखें तो एक लाइन में अगर हम इसको लिखते हैं तो कुछ इस तरह आएगा कि T जो है वो P से बड़ा है। कुछ ऐसे ही तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि T की तरफ जो है वो यहाँ पर ओपन है तो ये T जो है P से बड़ा है। उसके बाद यहाँ पर P और Y के बारे में दे रखा है तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है ये जो y और w क्या है y जो है वो w से बड़ा है। तो इस तरह से सारे जो भी हमारे दे रखे थे इन सब के एक साइड तरफ आ गए हैं तो हमारे लिए ईज़ी हो जाएगा निकालना इसके कंक्लूज़न को। अब निष्कर्ष की तरफ देखते हैं जो पहला वाला निष्कर्ष कह रहा है W इज़ लेस देन या फिर इक्वल टू P है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि P जो है वो Y के या तो P जो है Y से बड़ा है या फिर बराबर है। लेकिन W और P का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दे रखा है तो यहाँ पर ये वाला हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। सेकंड वाले में कह रहा है कि T इज़ ग्रेटर देन Y तो यहाँ पर T जो है वो Y से क्या है बड़ा है। तो ये निष्कर्ष आपका जो दूसरा वाला दे रखा है वो करेक्ट हो जाएगा। तो कथन केवल निष्कर्ष आपका ओनली कंक्लूजन 2 इज़ ट्रू होगा। बाकी जो फर्स्ट वाला है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन सेकंड वाला होगा। यहाँ पर 8 गर्ल्स हैं GKPADQS एंड M। अब ये क्या है कि एक स्क्वायर टेबल है उसके चारों तरफ बैठी हुई हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में हैं। उनमें से 4 मेज़ के चारों कोनों पे बैठी हैं जबकि 4 मेज़ की चारों भुजाओं के मध्य में बैठी हैं। चारों कोनों पे जो बैठी हैं उनका जो मुख है वो केंद्र से बाहर की ओर है। यानी कि जो कॉर्नर पे बैठी होंगी उनका जो फेस है वो बाहर की तरफ है और जो सेंटर में बैठी हैं उनका जो फेस है वो मध्य में जो उनका फेस जो है वो अंदर की तरफ है। तो आपको इससे सॉल्व करना नीचे यहाँ पर बताया हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक यहाँ पर आप टेबल बना लीजिए। जो वर्गाकार मेज़ है उसको हम इस तरह से बना लेते हैं। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि 4 कोनों पर भी बैठी हुई हैं और यहाँ पर सेंटर में भी बैठी हुई हैं। तो इस तरह से आप इसको बना लीजिए। उसके बाद अब क्या कह रहा है और इसको याद रखने के लिए क्योंकि इनका फेस बाहर की तरफ है कॉर्नर वाले का, आप इस तरह से एरो लगा लीजिए तो आपको याद रहेगा कि यहाँ पर इनका फेस जो है वो बाहर की तरफ है और उनका फेस अंदर की तरफ है तो आप एरो इस तरह से लगा सकते हैं जिससे कि आपको याद रहे।
ये सब शॉर्ट ट्रिक्स हैं, आपको एग्ज़ाम में बार-बार क्वेश्चन को पढ़ना नहीं पड़ेगा, ईज़ी रहता है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है नीचे, Q is sitting is at one of the corner and she is third to the right of K. Q जो है किसी एक कोने पर बैठी है, तो सपोज कर लीजिए Q जो है वो यहाँ पर बैठी है और Q का जो फेस है वो बाहर की तरफ है। तो बाहर वाले जो हैं उनका लेफ्ट और राइट को हमें ध्यान में रखना होगा और जो अंदर वाले हैं उनके भी लेफ्ट और राइट को ही ध्यान में रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या कह रहा है, क्यों किसी एक कोने पे बैठी है और वह के दाएँ से तीसरे स्थान पे है, के दाएँ से तीसरे स्थान पे है। अब के जो है सेंटर में है या फिर कॉर्नर पे है, ये तो नहीं पता है, लेकिन अगर हम तीसरे स्थान पर देखेंगे, इधर से देखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये भी यहाँ पर क्या हो रहा है, बीच में ही आ रही है, सेंटर में आ रही है, इधर से देखेंगे तो भी सेंटर में आ रही है। यानी जो के होगी उसका फेस किस तरफ है, वो फेस अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ वो है देख ही रही है। तो यहाँ पर क्यों किसी एक कोने बैठी है और वह के दाएँ से तीसरे स्थान पे, तो के का जो दायाँ है, तो के का दायाँ किस तरफ होगा? के को अगर हम यहाँ पे बैठाते हैं तो के का जो अ, राइट साइड होगा वो इस तरफ से जाएगा, तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ पर ये क्यू हो जाएगा। अगर आप के को यहाँ पर बैठाइएगा तो दाएँ से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5वां स्थान हो जाएगा, जो कि गलत होगा। इस साइड से जो आएगा तो यहाँ पर लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो के बैठी है वो कन्फर्म सही है। फिर कह रहा है कि ए किसी भी कोने पर नहीं बैठी है, ए कॉर्नर पे नहीं बैठी हुई है, यानी कि इन जगहों पर ए नहीं होगी, ए यहाँ पर से किसी जगह पर है। अब कहाँ पर है वो एग्ज़ैक्टली अभी हमें नहीं बताया। पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर और एस के ठीक दाएँ बैठी है। अब यहाँ पर के क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बैठ चुकी है तो पी को हम ईज़िली बैठा सकते हैं। पी कहाँ बैठी? के की बाईं ओर दूसरे स्थान पर। तो यहाँ पर के अंदर की तरफ है तो इसका बायाँ किधर होगा? इस तरफ की होगा। तो यहाँ पर पी जो होगी वो यहाँ पर बैठी होगी। उसके बाद क्या कह रहा है कि और एस के ठीक दाएँ बैठी है। एस का दायाँ किस तरफ होगा? तो दोनों ही यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉर्नर आ रहे हैं, कोने पर हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इनका जो फेस होगा इसका वो बाहर की तरफ होगा। तो एस के ठीक दाएँ। तो एस को अगर हम यहाँ पर बैठाते हैं तो ठीक दाएँ पर कौन हो जाएगा? पी हो जाएगा, जो कि हमारा सही आ रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है कि के और डी एक दूसरे के सम्मुख है, तो के यहाँ पर है तो डी यहाँ पर हो जाएगी। और क्यू के ठीक बाएँ कौन बैठा है आपको ये बताना है और यहाँ पर एक पॉइंट कहा था कि ए किसी भी कोने पर नहीं बैठी है, तो ए अगर यहाँ नहीं है, नहीं यहाँ, तो ए कहाँ बची? ए यहाँ पर बैठेंगी। तो उसके बाद अब जो 2 रह जाते हैं, उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जी और एम यहाँ पर भी हो सकते हैं और यहाँ पर भी हो सकते हैं और ना ही इनसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर अब हमें ये देख लिया कि सबका स्थान क्या है, कौन किधर बैठा था। अब क्वेश्चन में जाके पूछा था क्यू के ठीक बाएँ कौन बैठा है? क्यू के बाएँ क्या होगा? क्यू बाहर की तरफ बैठी हुई है मुँह फेस करके, तो इनका बायाँ क्या होगा? इस साइड होगा, ये वाला बायाँ होगा। तो डी जो है वो क्यू के ठीक बाएँ बैठी है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन डी वाला जो भी दे रखा हो ऑप्शन में डी, वो वाला करेक्ट होगा। तो इस तरह से आपको बैठाना है। बहुत ही ईज़ी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि कौन अंदर की तरफ फेस की है, कौन बाहर की तरफ, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो राइट और लेफ्ट होगा वो बदल जाएगा। और यही यही इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस है, यही यहाँ पर आपको ध्यान देना है। बहुत ईज़िली आप निकाल लेंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस किए होंगे। अब यहाँ पर क्योंकि लेफ्ट साइड में डी बैठी हुई है, तो ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे यहाँ पर दे रखा होगा, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। डी बैठी हुई है। तो बहुत ही ईज़ी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए, ईज़िली निकाल ले जाएँगे। सिटिंग अरेंजमेंट वाले जो होते हैं, थोड़ा-सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन्स होते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना होता है। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, स्टडी द गिवन डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। द नंबर इन डिफरेंट सेक्शन इंडिकेट द नंबर ऑफ पर्सन्स इन एन एरिया हू बाय डिफरेंट मैगज़ीन। तो यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि अलग-अलग मैगज़ीन्स के बारे में चंपक है, सरिता है और नंदन है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो चंपक और नंदन दोनों खरीदते हैं लेकिन सरिता नहीं खरीदते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है चंपक और नंदन, यानी कि ये और ये खरीदना है, ये वाला जो है सरिता नहीं खरीदेंगे। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ़ 3 दिखाई देगा, जो कि चंपक भी ले रहा है और नंदन भी ले रहा है। बाकी यहाँ पर सरिता भी इंक्लूड हो जाती है, तो सिर्फ़ 3 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शंस में आपके दे रखा होगा, थर्ड ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रीज़निंग के क्वेश्चन काफ़ी बड़े-बड़े से क्वेश्चन हैं, एक-एक पेज का एक-एक क्वेश्चन है। तो बहुत ही ईज़ी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहिए। रीज़निंग सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा अच्छे से आपने प्रैक्टिस करी होगी, उतना ही जल्दी आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाएँगे और पैटर्न आप देख रहे होंगे, अगर आपने पीजीटी का पेपर मैंने जो सॉल्व करवाया था देखा है,
तो सेम इसी पैटर्न पर पीजीटी में भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, सेम वही पैटर्न पर टीजीटी में भी आए हैं। इसके आगे की जो आपके टीजीटी लाइब्रेरियन का था, अकाउंटेंट का था, वो वाले पेपर भी मैं सॉल्व करवाऊँगी, उसकी भी रीज़निंग, तो भी आप देखेंगे सेम वैसे ही क्वेश्चंस आपको उसमें भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार के क्वेश्चंस की तैयारी करिए। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए हो तो कमेंट कर दीजिएगा, तो ज़्यादा बच्चों का के अगर कमेंट्स आते हैं तो मैं प्रैक्टिस भी आप लोग की कराऊँगी इसकी। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर अच्छी लगी तो लाइक किए बिना ना जाइएगा, और अगर वीडियो अभी तक देखी है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फ्री है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।